वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम से हमने शुरुआत की थी हमारे डायफ्रैक्शन इस टॉपिक की। और डायफ्रैक्शन हमने देखा था कि डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास में शार्प कॉर्नर्स अगर आते हैं तो शार्प कॉर्नर्स पर लाइट का क्या हो जाना, अपने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से हट कर बेंड हो जाना। ठीक है, क्या होना, बेंडिंग होना। ठीक है, या फिर जो ज्योमेट्रिकल शैडो तैयार होती है, जैसे अगर ये सीधा अगर गया होता तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन लाइटेड मिलता और यहाँ पे इधर का पोर्शन या फिर इधर का पोर्शन वो होता ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी वो शैडो होता। ठीक है, यहाँ पे भी शैडो रहती, इतना पोर्शन छोड़कर इधर में भी क्या रहती, शैडो रहती। ठीक है, लेकिन होता क्या कि ये ऐसा न जाकर ये लाइट इधर में क्या हो गया, मुड़ गया, मतलब वो शैडो रीजन में पेनिट्रेट हो गया। यानी आप बोलेंगे कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, डायफ्रैक्शन। फिर उसके बाद में हमने जब क्या किया था कि उसकी थ्योरी देखना शुरू की थी। ठीक है, तो थ्योरी देखना जब शुरू की थी तो हमने इसके पहले में देखा कि हमारे पास में दो तरह के डायफ्रैक्शन हो सकते हैं, एक तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और दूसरा फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास में स्लिट है वो स्क्रीन से और सोर्स से क्या होती है, स्मॉल डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस पर अगर है तो आप उसको नाम देंगे फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। ठीक है, वही चीज़ अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है और ये स्क्रीन भी अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम उसे नाम देते हैं फ्राउनहोफर। ठीक है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। ठीक है, यानी डायफ्रैक्शन के दो पार्ट, फ्रेस्नेल और डायफ्रैक्शन फ्राउनहोफर। फ्रेस्नेल पे डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल, और इसमें डिस्टेंस क्या होता है, लार्ज होता है। अब डिस्टेंस किसका, तो ये स्लिट का, ये स्क्रीन का। ठीक है, और ये हमारे पास में सोर्स है। ठीक है, इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने देखना शुरू किया था कि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। दूसरी बात ये थोड़ा ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो वेव फ्रंट हमारे इस स्लिट के पास आते हैं वो या तो स्फेरिकल या फिर वो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो वो वेव फ्रंट होता है हमारा पैरेलल बोलो या फिर आप उसको प्लेन वेव फ्रंट बोल सकते हैं, जिसमें रेज क्या होते हैं एक दूसरे को पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चाहिए, तो उसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से, थोड़ा देखिए आप, जैसे कि अगर मान के चलो कि ये आपकी क्या है, ये स्लिट है आपकी। ठीक है, स्लिट एकदम पेपर को आपको क्या करनी है, परपेंडिकुलर रखते हैं, ये स्लिट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सोर्स है, ठीक, तो ये सोर्स के सामने आप क्या करेंगे, आप एक कॉन्वर्जिंग लेंस रखेंगे। ठीक है, कॉन्वर्जिंग लेंस रखने के बाद, अच्छा सोर्स भी जो है, तो ये जो लेंस है, इस लेंस का जो फोकस होगा, दो फोकस रहते हैं आपको मालूम है। ठीक है, इधर के साइड में जो फोकस है वो फर्स्ट फोकस और इधर के साइड में जो फोकस है वो सेकंड फोकस। आप इसको F1 F2 बोल सकते हैं। तो इस प्लेन पर आपको क्या करना है कि सोर्स रखना है। फिर सोर्स जब आएगा तो ठीक है, सोर्स से जब रेज आएंगे तो वो रेज हमको क्या मिलेंगे, इस तरह से हमारे पास में पैरेलल वेव फ्रंट हमको देते, पैरेलल रेज यानी प्लेन वेव फ्रंट हमको देते। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो प्लेन वेव फ्रंट हमको मिलता वो मिलाने के लिए हम सोर्स के सामने क्या करेंगे, लेंस रख लेंगे। समझो ये लेंस L1 है। ठीक है, और रखना क्या है, वो सोर्स जो एट द इन द प्लेन ऑफ फोकल प्लेन ऑफ लेंस L1। ठीक है, L1 के फोकल प्लेन में रखना है। फिर यहाँ पर जब आ जाएगा लाइट, जब यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी ऐसे बहुत सारे हर तरह के आएंगे ना यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे रेज यहाँ पर आएंगे। तो ये जो रेज जो ये AB स्लिट के ऊपर आए हैं, तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन वेव फ्रंट आपको मिला है, वहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट ह्यूजन के प्रिंसिपल के अनुसार किसके जैसा बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। और फिर यहाँ से वो क्या करेंगे, और भी आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद इधर में हमारे पास ये स्क्रीन है आपकी। ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर में वो क्या होंगे, दूसरे लेंस के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको कॉन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा कॉन्वर्जिंग लेंस रखते हैं वहाँ पे, आप उसे L2। फिगर में ये सब बताने की ज़रूरत नहीं रहती, जब हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ जो रेज होते हैं, जैसे A और B से निकलने वाले जो रेज है, यहाँ से ये सीधे एकदम यहाँ पर पहुँचते। ठीक है, सेंट्रल पार्ट पर। ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट पर यहाँ से निकलने वाले रेज, यहाँ से निकलने वाले रेज, एकदम जो इनका ऑप्टिकल पाथ होता वो सेम होता, इसलिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है। और अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो वहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये रीजन हमें ब्राइट रीजन मिलता है। ठीक है, और यही हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड या फिर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम
मैक्सिमा, क्या कहते हैं उसको हम, सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमने देखा था। अब इस फिगर को थोड़ा सा ढंग से हम इधर में उसको ये करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में क्या है, फिर से कह रहा हूँ, ये आपके पास स्लीट हो गई, ठीक है। ये स्लीट है ए बी। एक्चुअली ये जो ए बी स्लीट है इसकी विड्थ बहुत ही कम है मिलीमीटर के रेंज के। यहाँ पर मैं ये 2-3 ऐसे रेज बता देता हूँ, यहाँ आए हुए रेज है ये, ठीक है। यहाँ से एक आधा रे ऐसा बता देता हूँ, ठीक है। इसके सामने हमारे पास में क्या है, ये लेंस रखा हुआ है, इधर में हमारे पास में स्क्रीन थी, ठीक है। ये अब यहाँ से जो रेज मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो ये पाथ कवर करके जो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी से निकलने वाले, अब जैसे इसके नीचे वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जितने भी होंगे, तो वो जो रेज वहाँ पर जाएंगे, पॉइंट कोई पॉइंट ले लो, समझो ओ पॉइंट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जाते हैं तो उनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सेम होता है, वहाँ पर हमारे पास में फेज डिफरेंस भी 0 आ जाता है, और इसलिए वहाँ पे हमको मैक्सिमम यानी ब्राइटेस्ट पॉइंट मिलता है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, वो हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई हमने यहाँ पर एक आधा पॉइंट ले लिया था कि अब हमारे पास पॉइंट पी क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट पी के लिए हमने जब विचार किया तो यहाँ पर क्या हो गया कि पॉइंट पी तक जाने के लिए जैसे यहाँ से आए, ये पॉइंट, ये जो हमारे पास में स्लीट है इसका विड्थ बहुत कम है, मैंने कहा था ये तो सीधे सीधे चले गए, ठीक है, और कॉन्वर्ज होकर यहाँ पे है। लेकिन क्या होता कि डायफ्रैक्शन का मतलब ये बेंड होना, शैडो रीजन में लाइट जाना, ठीक है। तो यहाँ से लाइट ऐसा जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी लाइट ऐसा जाएगा, यहाँ से भी लाइट ऐसा जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल निकाल देता हूँ यहाँ से, ये आप अगर हॉरिजॉन्टल ले लेते हो, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, समझो एंगल थीटा है, समझो एंगल थीटा है। अब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, कि लाइट रेज जो ए और बी से निकलकर पी तक जा रहे हैं, तो इनका जो पाथ है ये पाथ है, और बी से निकलने वाला पाथ ये है। ऑब्वियसली आपको कौन सा पाथ नज़र ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा, तो बीपी ये पाथ एपी की तुलना में बड़ा है, ठीक है। अब वो कितना बड़ा है इसको निकालने के लिए लास्ट टाइम हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 90, और ये जो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस था, ये स्लिट की विड्थ जो है वो हमने उसको नाम दिया था डी, ठीक है। और ये थीटा यहाँ पर बनता था, थीटा यहाँ पर भी बनेगा, और फिर ये जो हमारे पास में है इसको मैं नाम दे देता हूँ बी एम। तो बी एम हमारा क्या था, एक ज़्यादा का पार्ट था जिसे हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस जो था, तो पाथ डिफरेंस हमको कितना मिला था याद करिए, पाथ डिफरेंस था बी एम, और उस बी एम को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं साइन थीटा लगा दूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी एम अपॉन ए बी होगा। तो ये बी एम है और ए बी की विड्थ कितनी है, डी, इसलिए जो बी एम है वो मिला था हमको डी इंटू साइन थीटा। ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, और इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पे हमारा पॉइंट पी तय होता, क्या वो मिनिमा है, क्या वो मैक्सिमा है, ठीक है। ये तो अब आप क्या समझ के चलो कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो रेज है वो इस तरह से पहुँचते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस समझो लैम्डा है। समझो हमारे पास क्या है, पहला अगर विचार करते हैं कि पॉइंट पी तक जाने वाले जो रेज है वहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस समझो लैम्डा है, यानी क्या हो जाएगा कि डी साइन थीटा, ठीक है, या फिर आपको बी एम ले लो, क्या था वो, बी एम इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे लैम्डा है और 2 मिनट के लिए ये जो हमारे पास में ए बी जो स्लीट है, इस स्लीट को हम 2 भागों में बांट देते हैं। समझो एक पहला भाग है ए सी भाग और दूसरा भाग है ये हमारा बी सी भाग है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये बी एम कितना है हमारे पास में, बी एम हमने कितना लिया, लैम्डा, तो ये बी एम हो गया लैम्डा। ऑब्वियसली अब सीधा सीधा है कि ये जो सी एन वगैरह नाम दे दो तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बाई 2, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। अब अगर बात करते हैं कि ए से निकलने वाले और सी से निकलने वाले रेस का विचार करते हैं, ए और सी से निकलने वाले रेस का विचार करो, वहाँ तक जाएंगे पी तक, और उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो सी एन यानी लैम्डा बाई 2 होगा, और लैम्डा बाई 2 ये हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इसलिए ए से सी तक निकलने वाले, ठीक है, जो भी रेज है जो पी तक जाएंगे उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और इसलिए हमको पॉइंट पी हमको डार्क पॉइंट नजर आएगा जिसे हम कहते हैं मिनिमा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमा, और या फिर आप उसको सेकेंडरी मिनिमा बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा, ये हमारे पास में ए बी है और यहाँ पर ये पॉइंट सी था, ठीक है। यहाँ से ये आप देखो वहाँ पर
ये इस तरह से ये आपका है m, और यहाँ से ये था हमारे पास n, ये लैम्डा है तो ये आपके पास λ/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ से हर एक पॉइंट का विचार करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या कंसीडर किया वो समझो आप। सबसे पहले कि P तक पहुंचने वाले जो भी रेज है उनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमने क्या कंसीडर किया, लैम्डा, जो आया था कितना, d sin थीटा या फिर Bm = लैम्डा। अब हमने सबसे पहले क्या विचार किया कि A से निकलने वाले रेज और C से निकलने वाले रेज, उनके बीच में कितना है, λ/2, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरह से करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे लेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट्स में भी पाथ डिफरेंस होगा λ/2। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये थोड़ा सा नीचे जाओ, पाथ डिफरेंस λ/2, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 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 करते करते जब फाइनली आप C तक आएंगे तो आप B तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर भी वही होगा, C और B में भी देखो ये लैम्डा है, ये λ/2 है, लैम्डा में से λ/2 निकालो तो फिर से λ/2 आएगा, यानी फाइनल जो लास्ट वाले पॉइंट है C और B, इसमें से भी अगर आप लेते हो तो भी आपको हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के लिए जो पाथ डिफरेंस बनता है वो λ/2 बनता है, और इसीलिए पॉइंट पे हमारा डार्क पॉइंट रहता है जिसे हम सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। ठीक है, यानी सेकेंडरी मिनिमा, यानी मिनिमा का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट, इसलिए पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलते जाएगा, वो डार्क पॉइंट होगा। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया तो ठीक है, फिर उसके बाद में आप कंसीडर कर सकते हो कि वो 2 लैम्डा है। ठीक है, पॉइंट P तक यहाँ से निकलने वाले जो रेज है वो 2 लैम्डा है, तो 2 लैम्डा है तो आप इसके क्या करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे, वहाँ पर भी वैसा ही होगा। ठीक है, आप 2 लैम्डा के 4 पार्ट करेंगे तो λ/2 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 और λ/2 इस तरह से हो जाएंगे, तो हर एक λ/2 से हमको क्या मिलते जाएगा, डार्क पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद मिलेंगे आप 3 λ/2, उसके 6 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट P क्या बन जाएगा, हमारा डार्क पॉइंट। ठीक है, तो वो हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमको क्या मिला, पहले जो मिलेगा वो रहेगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। सबसे पहले क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा O पर, क्योंकि वहाँ आने वाले जितने भी क्या है हमारे जो रेज है उनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा कहेगा। दूसरा रहेगा हमारे पास में, आप दूसरा लेंगे तो आप उसको सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी क्या बोलेंगे, मिनिमा मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम मतलब मिनिमम का अनेक वचन, पहला मिनिमम पॉइंट, दूसरा मिनिमम पॉइंट, तीसरा, तो ये समझ के चलो कि हम P पॉइंट को कंसीडर करते हुए, अब आपको सेंट्रल मैक्सिमा के जैसे ऊपर मिलेगा वैसे वो नीचे भी मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा का विचार करते हैं, किसके लिए काम करते हैं अब भी हम, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, यानी मैक्सिमम भी तो मिलेंगे हमको, यानी हमको बीच में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला पॉइंट, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होंगे लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट P तक ए और ये जो पूरा हमारा वेव फ्रंट निकलेगा AB, यहाँ से निकलने वाले जितने भी रेज है वहाँ जो रेज पहुँचेंगे उनके बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है वो आपको समझ के चलना है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस Bm = d sin थीटा = आप समझो उसको 3 λ/2, कितना समझना है, 3 λ/2। और इस समय में आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे पास में अभी हमने क्या किए थे, इस वेव फ्रंट AB के 2 पार्ट किए थे, अब हम इसके 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, इक्वल 3 पार्ट करेंगे, और ये मैंने कितना समझा है, Bm 3 λ/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ये मान लीजिए कि मैं इसको C1 नाम देता, ये C2 नाम है, जैसे यहाँ पर मैंने N लिया था, यहाँ से इसको मैं N1 नाम दे देता हूँ, आप इसको N2 नाम दे दो। ठीक है, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3 λ/2 है ना, तो ये भी हमारे पास में ये 2 λ/2 मिलेगा, कितना, 2 λ/2, मतलब ये लैम्डा होगा और ये बनेगा हमारा λ/2। ठीक है, यानी ये λ/2, ये लैम्डा और ये 3 λ/2। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम यहाँ से विचार करते हैं A और C का विचार करते हैं। ठीक है, कहाँ से विचार करते हैं, ध्यान दो, A और C का विचार करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास में क्या होंगे, यहाँ से ऐसे रेज आएंगे। ठीक है, P तक। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2, तो फिर एक बार क्या होगा, पॉइंट पे डार्क पॉइंट होगा, फिर हम यहाँ से लेते हैं ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ से करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, इधर करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इधर करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट, और फिर C1 और C2 का विचार करते हैं तो यहाँ पर इन सब
सबके कारण, जैसे ए और C1 हो गया, फिर लास्ट में C1 C2 हो गया, इन सबके कारण देखो लैम्डा में से λ/2 गया तो फिर से λ/2, यानी इन सब में जितने भी रेज P तक जाएंगे हमारे, उनमें डिफरेंस रहेगा, पाथ डिफरेंस रहेगा λ/2, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अब हमारे पास में ये जो बचे हुए हैं, आप इनका विचार करो भला, यहाँ से जो रेज जाएंगे P तक, यहाँ से जो रेज जाएंगे, ये रेज तो सीधे सीधे पहुँचेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से जाने वाले थे तो इसने कट किया, इसको कट करते गए एक तरह से मान लो, लेकिन यहाँ से जाने वाले जितने भी रेज है वो कट नहीं होंगे, वो सीधे सीधे यहाँ पर बीच में लेंस है, यहाँ से ऐसे जाते जाएंगे, ठीक है। और उनके कारण हमको, ठीक है, उनके कारण हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी वाला लाइट मिलेगा। लेकिन अब सोचो ना, अब यहाँ पर ये जो रेस थे, इन रेस के कारण कैंसल आउट हो गए समझो, लेकिन ये रेस कैंसल आउट नहीं हो रहे, फिर भी पूरे रेस की तुलना में इतना पोर्शन तो कैंसल आउट हो गया। मतलब यहाँ पर हमको लाइट मिलेगा, लाइट की इंटेंसिटी कम रहेंगे क्योंकि वहाँ पर जाने वाले रेस की संख्या अब कम हो गई, ठीक है। इसलिए पॉइंट भी वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा इट्स इंटेंसिटी लोअर्स, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और इसीलिए हम उसको नाम देंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कहा था कि यहाँ से निकलने वाले वेव्स जो हमारे पास P तक पहुँचेंगे, उनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना आपको कंसीडर करना है, 3λ/2। और जैसे अगर मिनिमा के लिए यानी कंसीडर करना है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, लैम्डा ही इतना कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे में भी अगर जाएंगे, जैसे कि P के ऊपर में भी आपको क्या मिलेगा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसा मिलते जाएगा, ठीक है। तो उस समय में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3λ/2 है, फिर आप 5λ/2, 7λ/2 ये लेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलते जाएगा, मैक्सिमा। लेकिन हर बार इनकी इंटेंसिटी क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगे, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर मिलेगी, सेंट्रल मैक्सिमा पर ही मिलेंगे। उसके बाद मिनिमा यानी कंप्लीटली वो 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, लेकिन एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, फिर मिनिमा मिलेगा, फिर इंटेंसिटी कम वाला मिलेगा लेकिन इंटेंसिटी कम, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा लेकिन और इंटेंसिटी कम, करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको कंप्लीटली वहाँ पर फिर से शैडो मिलेंगी, यानी उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा कम हो चुकी होंगी। तो वो जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, तो जैसे अगर मान लें, अच्छा ये सब हम ऊपर की तरफ गए, ऐसा ही O के नीचे में भी होगा, यानी ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा यू विल गेट द सेम पैटर्न हियर, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी यहाँ तक, मतलब मान लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, इधर में भी मिनिमा, फिर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा, इधर में भी मिनिमा, फिर इंटेंसिटी कम वाले पॉइंट्स इस तरह से मिल रहे हैं। तो अगर आप क्या करें, यहाँ से अगर हमने क्या किया, ये ग्राफ अगर हम ऐसा निकालते गए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट वाइज नहीं लेता, इस तरह से बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फाइनली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार, ठीक, इस तरह से, यानी ये आपका क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में मिनिमा, इधर में भी मिनिमा, फिर आपको मैक्सिमा मिलेगा लेकिन इंटेंसिटी देखो कम है, फिर मिनिमा, फिर इंटेंसिटी कम, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, मिनिमा, फिर मैक्सिमा, करते करते 0 तक। इधर में भी क्या हुआ, ये मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पर ये मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा, फिर यहाँ पर मिनिमा, करते करते ऐसा, ठीक है। तो आपको जो इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा हमको, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हमारे डायफ्रैक्शन में, दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह से हमको वो इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सो ये सब आपको ध्यान में रखना है डायफ्रैक्शन पैटर्न में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में डायफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा कंप्लीशन पे जाता है, ठीक है। अब रही बात, कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कभी कभी कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ क्या होंगी, ठीक है, या फिर उसके बाद में जैसे कि अगर हम इसी डायफ्रैक्शन पैटर्न का अगर विचार करते हैं तो यहाँ पर अगर फ्यूचर में अगर हम देखे होते, लेकिन वो थोड़ा सिलेबस आपके इसमें से निकल चुका है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको बाद में भी फिर से। तो जिसमें हमारे पास रिले क्राइटेरिया है, रिले क्राइटेरिया के कारण हम यहाँ पर जैसे अगर हम पढ़ते आगे तो यानी
रिजॉल्विंग पावर पढ़ते, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा रुकाने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल चालू करेंगे और इसका जो भी थोड़ा सा और भी थ्योरेटिकल पोर्शन है हम इसको बाद में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। और बाद में जो कंटिन्यू करने वाले हम, ये जो हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है जिसमें स्पेशली हमने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का टॉपिक देखा है, ठीक है, उसके ऊपर हम देखने वाले न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो जितना भी हमारा पोर्शन हो चुका है उसमें से फार्मूले, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वगैरह जो भी है, डेफिनेशंस वगैरह, वो बराबर माइंड में रखो ताकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आसानी से आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और इसकी मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है फिर से हम उसको बाद में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।